So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes because we know your problem. तो 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही थी, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ, ठीक है ना। तो इसका हमने जो हम कंप्लीट कर चुके थे वो था कंट्री नेम तक। हम इसका कंप्लीट कर चुके थे कि भाई जो कंट्री के नेम है वो किस आधार पर रखे जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था भरत जन कबीले की बात बताई थी कि वो कि भाई क्या कहते हैं कि आपके जो ईरानी और यूनानी लोग हैं उन्होंने किस तरीके से सिंधु घाटी के पूर्वी इलाके को भारत कहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि आज जो हम टॉपिक देखेंगे आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, पता क्वेश्चन आंसर का ध्यान रखना, भले ही हफ्ते में मैं 3 चैप्टर करा दूं, चाहे 4 करा दूं, चाहे 2 करा दूं, जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ संडे को होंगे। और मान लो मैंने हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, मतलब इन विद इन द 6 days आई जस्ट कंप्लीटेड 2 चैप्टर। तो जो उसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो संडे को ही होंगे, बीच में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल के बच्चे देखते हैं, ठीक। तो उनके लिए क्वेश्चन आंसर इनमें बेनिफिशियल नहीं होंगे, बस उन्हें सिर्फ सुनना है, ठीक है ना। चलो, तो आज के जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे एक तो फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है ना। ये हम कंप्लीट कर चुके थे। कंट्री नेम, वन और मैनी पास्ट, व्हाट डू डेट मीन्स, यानी कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा एक बीता हुआ एक कल है या कई सारे हैं, मतलब कि अतीत एक है या बहुत है, ठीक है ना। व्हाट डू द डेट मीन्स, जो तारीख होती है, जो डेट होती है, उनका मीनिंग हमारे इसमें हिस्ट्री में कैसे प्रभाव करता है, ठीक है ना। चलिए, फिर अतीत के बारे में कैसे जाने, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत से एविडेंस होते हैं, बहुत स्रोत होते हैं। देखो, जो जिन चीजों से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, जिन चीजों से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, उसे पुरातात्विक विभाग ने, यानी कि जो आपके आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना, या आर्कोलॉजी जो होती है, उन्होंने इसका नाम स्रोत यानी कि एविडेंस रखा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, और कहीं पे एविडेंस आता है या स्रोत आता है लिखा हुआ, तो मतलब कि अतीत के बारे में जानने वाले जो चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहली आती है बुक्स यानी कि किताब। बुक्स यानी कि किताब। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी किताब है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। सबसे पहला आती है आपकी वेद, पुराण हुई, ठीक है ना। ये भी हमारे हिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीजें बताती है, वेद हुई, पुराण हुई। और भाई आपकी अलग अलग जो हमारे मतलब जो हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियंस हुए हैं, यानी कि जैसे कि पिन्नी की मान लो, पिन्नी की बहुत पिन्नी एक हिस्टोरियन थे, उनकी किताब मिली है, ठीक है ना। एक इंडिका मिली है, वो तो अलग अलग बुक मिलते हैं, जैसे कि अकबर की लिखी हुई अकबरनामा, ठीक है ना। तो बहुत सी किताबें मिलती हैं जो हिस्ट्री के बारे में, अतीत के बारे में, उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बताती हैं। अगर जब वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल के बारे में हमें कौन बताता है? वेदास बताते हैं, पुराण से बताते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल में लिखी हुई चाणक्य की जो किताब है आपकी अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थशास्त्र, है ना। तो जो चाणक्य की लिखी हुई किताब है ना। तो जैसे चाणक्य की जो किताब मिली वो अर्थशास्त्र मिली, इंडिका मिली, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। तो बहुत सी बुक मिलती है जो अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में, अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में हम बताता है। फिर जो मेन आता है वो आता है पांडुलिपियां, यानी कि इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट, ठीक है ना। पांडुलिपि की बात करें तो पांडुलिपि एक ऐसी किताब होती थी जो पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी, और इसे पांडुलिपि इस वजह से बोलते थे क्योंकि ये हस्तलिखित होती थी, ये हस्तलिखित होती थी, यानी कि ये हाथ से लिखी जाती थी। देखो, जब मैं जो आपकी जो पांडुलिपि थी, तो वो पांडुलिपि क्यों बोली जाती थी? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। अब अगर जो हम बात करें इसके इंग्लिश नेम की, जो इसे हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, तो जो इसका ये वर्ड है ना मैनो, ये लिया गया है लैटिन शब्द से, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है क्या? जिसका मीन्स होता है हाथ, ठीक है ना। तो मेन्यू मतलब जो मेन्यू है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, मैन्यूस्क्रिप्ट का जो मेन्यू शब्द है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है हाथ, ठीक है ना। उसके बाद ये जो लिखी जाती थी ना, जो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी जाती थी आपकी,
ताड़पत्र पे या फिर हिमालय, जो हिमालय होता था वहां पे एक वहां पे एक क्षेत्र में एक पेड़ मिलता था भोज्र करके। इनकी छाल पे लिखा जाता था, और कैसे लिखे जाते थे, हंसली के दत्ते थे, तो उनकी छाल पे लिख के और इसे बाइंड कर दिया जाता था, ताकि से पिरो दिया जाता था, तो ये हो जाती थी पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट। ज्यादातर जो पांडुलिपियां मिलती है वो हमें मंदिर परिसर से मिलती है, लेकिन अगर जो बहुत सी जो मान लो पुराने मंदिर जो खुले, ठीक है ना, पुराने मंदिर में खुदाई हुई, तो बहुत सी जो पांडुलिपियां मिलती है वो ज्यादातर हमारी मंदिरों से मिलती है, मंदिर परिसर से मिलती है, जो पुराने मंदिर है। फिर एक और बात आती है कि जो बहुत सी पांडुलिपियां उन्हें कीड़े खा गए हैं, मान लो वे कहीं पे रखी है, उन्हें यहाँ पे कीड़े खा गए या उन्हें नष्ट कर दिया गया। आगे आगे देखना, जब मुगल काल आएगा तो मुगल काल में किस तरीके से लाइब्रेरीज में आग लगा दी गई, तो वहां पे बहुत सारी बुक, बहुत सारी पांडुलिपि जल के रखो गई, कोई पांडुलिपियां कोई बाहर वाला उठा के ले गया, ठीक है ना। तो ठीक है ना। और हाँ, एक और चीज बता दूं कि जो पांडुलिपियां होती थी, ये ज्यादातर जो अप्रोक्स 1000 साल पहले लिखी गई है, ठीक है ना। इनमें अगर जो जानकारी की बात करें कि भाई इन पांडुलिपियों में किस किस चीज की हमें जानकारी मिलती है, तो इसमें हमें कि भाई किस तरीके का धार्मिक व्यवहार होता था, राजा राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में हमें यहाँ से पता लगता है। ज्यादातर हमें यहाँ से जो पता लगता है ना पांडुलिपि से, वो सबसे ज्यादा आता है विज्ञान और औषधि। इस पे बहुत ज्यादा स्रोत चलते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी दवाइयां पहले बन चुकी हैं जो आज के टाइम पे बन भी नहीं सकती, ठीक है ना। विज्ञान इतना अच्छा था कि जो आज के टाइम पे हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। अब तो विज्ञान की बात करो तो यार देखो, कुछ ना कुछ तो विज्ञान रहा ही होगा महाभारत और रामायण में, कि एक तीर फेंका और ब्लास्ट हो गया। मान लो मतलब आज के जो न्यूक्लियर और एटम बम है वो उनके तीर में होते थे, आज के टाइम पे कहीं बड़े बड़े, और कहाँ उस वाली टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। अब बात करें, पांडुलिपि की बात हो गई, तो बहुत सी जो एविडेंस मिलते हैं, मतलब बहुत से जो स्रोत मिलते हैं, वो जो अतीत के बारे में हमें पता कर सकते हैं, वो बहुत से पोम एंड प्रोज में भी लिखे गए हैं, यानी कविता और नाटक में भी लिखे हुए दिखाई देते हैं। इनमें से जो कई हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, तो कई प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत जो भाषा है ये आम लोगों के द्वारा जो समझी जाए या लिखी जाती थी वो थी, मतलब कि एक तरीके से देसी भाषा। और संस्कृत और तमिल में भी लिखी गई है, लेकिन एक और चीज बताऊं, तमिल और संस्कृत हमारे यहाँ की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, ठीक है ना। तो देख रहे पांडु मतलब पोम एंड प्रोज भी संस्कृत और तमिल में लिखी जा रही है, ना कि किसी और लैंग्वेज में। एक प्राकृत, प्राकृत क्या होती थी, उस जगह की देसी भाषा जो जिससे वो लोग पहचान सके, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं, हम आते हैं फिर अभिलेख पे, यानी कि रिकॉर्ड पे। देखो अभिलेख एक ऐसा लेख होता था जो राजा हुए या उनके जो घर वाले हुए या मतलब कोई भी लिखवा सकता था। और वो कैसे लिखा जाता था, किसी मान लो ये कोई पत्थर का टुकड़ा है, उस पत्थर के टुकड़े पे ऐसे ऐसे लिखवा दिया जाता था, पत्थर के टुकड़े पे लिखवा दिया, या कोई स्तंभ हुआ उस पे लिखवा दिया। सबसे जो मेन बताऊं तो अशोक के स्तंभ, अशोक का लोह स्तंभ, जो अशोक के लोह स्तंभ पे आप देख सकते हो, सारनाथ में जो स्तंभ है अशोक का, उस पे देख सकते हो लिखे हुए मिलते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता था अभिलेख में, ठीक है ना। अभिलेख में बहुत सारी चीज आती है। अभिलेख में आपका ये भी आ जाएगा शिलालेख, यानी कि शिलालेख बोलते थे किसे, जो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखवाया जाता था। स्तंभ लेख जो स्तंभ पे लिखवाया जाता था। एक होता था गुहा लेख, जो गुफाओं के अंदर लिखवाए जाते थे, ठीक है ना। तो उनपे क्या क्या लिखा हुआ दिख सकता था, उनपे भाई किसी राजा के जीवन के बारे में, उसके पुत्र के जीवन के बारे में, उसने क्या कार्य कराए उस बारे में, उसके युद्ध के विवरण मिल सकते हैं, उसने क्या क्या अपने आदेश दिए वे मिल सकते हैं। तो जो आपका इसका मिलता है ना अशोक का, उसमें ज्यादातर जो अशोक का लोह स्तंभ मिलता है या सारनाथ में, उसमें ज्यादातर इसके आदेश लिखे गए थे, ठीक है ना। चलो हो गया यहाँ तक कर लेते हैं। और ना ये कोई भी लिखवा सकता था, राजा की वाइफ लिखवा सकती थी, उनके सैनिक लिखवा सकते थे, कोई भी लिखवा सकता था, ठीक है ना। और जो ज्यादातर इनमें जो विवरण मिलता है अभिलेखों में, जो ज्यादातर विवरण मिलता है वो मिलता है युद्ध का, यानी कि फाइटिंग का ज्यादातर वो मिलता है। अब मुझे बात करें एक एग्जांपल लेने को, जिसका अप्रोक्स 2500 साल पहले, यानी कि वर्तमान से 2500 साल पहले, जो आपका अफगानिस्तान में जो कांधार था, वहां पे अशोक के अभिलेख मिले हैं जो यूनानी और अरामाइक भाषा में लिखे गए हैं। वो उधर की भाषा रही होगी उस समय, यूनानी और अरामाइक, ठीक है ना। तो दो भाषाओं में इसे लिखा गया है।
अन्य कई वस्तु के अतीत में प्रयोग मतलब बहुत सी वस्तुएं जिनके बारे में हम जिनसे हमें उस समय के बारे में पता लगता है। पोएट्री हो सकती है, यानी कि आपके घड़े वगैरह, वर्धमान जिसे बोलते हैं कि भाई मिट्टी के बने हुए बर्तन हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं, तो बहुत सी सारी चीजें हमें बताते हैं। सिक्के भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो इन सब चीजों का अध्ययन करता है ना, जो इन सब चीजों के बारे में स्टडी करता है, बुक्स के बारे में, पांडुलिपि के बारे में, पोम के बारे में, तो अभिलेखों के बारे में, और पोएट्री के बारे में, यानी कि मृदभांड के बारे में, औजारों के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्कों के बारे में, उसे हम बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट, यानी कि पुरातात्विद। पुरातात्विद, है ना, पुरातत्विद, पुरातात्विद बोलते हैं। और जो अगर जो इस ब्रांच का नाम लेते हैं, इसे बोला जाएगा पुरातात्विक विभाग, यानी कि आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल सर्वे, ठीक है ना। पुरातात्विक विभाग या आर्कोलॉजिकल सर्वे बोला जाता है, ठीक है ना। चलो, इतना इतना हो गया। इन सब की जो स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट या फिर पुरातात्विक। और इनके और अगर जो इसकी ब्रांच की बात करें तो आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिकल सर्वे, और आपका पुरातात्विक विभाग, ठीक है ना। चलो, अब इनमें कहीं भी कुछ भी हो सकता है भाई, चित्र भी हो सकता है, इसके बारे में भी हमें मतलब अतीत के बारे में जानने में मदद मिलती है। मतलब जो भी अतीत के बारे में बताता है वो सब चीजों की जो स्टडी करते हैं वो यही होते हैं आर्कोलॉजिस्ट, यानी कि पुरातात्विक, ठीक है ना। अब अगर जो एक बात करें, एक और बात कर लेते हैं कि फसल, अगर जो हम बात करें फसल की, आगे आप देखना कि भाई किस किस तरीके से जौ वगैरह के भी अवशेष प्राप्त होता है। अब जब हम फसल की बात करें तो पता, फसल एक ही कंडीशन में मिल सकती थी। मान लो गेहूं है, चावल है, वो हल्का सा जल गया हो, वो जल के ऐसे ही पड़ा हो, या जल के वो ऐसे ही मतलब जल गया और उसके अवशेष हमें प्राप्त करे, फिर हमें पता लगा भाई ये गेहूं था, ठीक है ना। तभी बचे रह सकते हैं, तभी बड़ी मुश्किल से बचे रह सकते हैं, ठीक है ना। बच गए तो बच गए, वरना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, फिर बात करते हैं, ये यहाँ पे खत्म हो गया अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बुक्स हुई, पांडुलिपि हुई, पोम्स प्रोज हुई, अभिलेख हुए, फसल हुई, औजार हुए, पेंटिंग्स हुई, मतलब सिक्के हुए, ठीक है ना। तो उन सब चीजों के बारे से हम पता कर सकते हैं, और इन सब चीजों को हम बोलते हैं स्रोत। और अगर स्रोत की बात करें, स्रोत को पढ़ने वाले को, स्टडी करने वाले को हम बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट या फिर पुरातात्विक। और अगर इस ब्रांच को, इस ब्रांच की बात करें कि भाई इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट सर्वे या फिर पुरातात्विक विभाग, ठीक है ना। चलो, ये कंप्लीट होता है हमारा यहीं पे ये वाला टॉपिक, यानी कि ठीक है ना, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि अतीत के बारे में कैसे जाने, ये हमने कंप्लीट कर दिया आपका, ठीक है ना। आज कंप्लीट करा दूंगा भाई मैं ये वाला चैप्टर, ठीक है ना। कल मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा कि किस किस तरीके से अब हम इसकी क्लासेस पूरी करेंगे हिस्ट्री की, और भी क्लासेस के बारे में मैं बता दूंगा। भले ही मैं अपने चैनल पे क्लासेस नहीं दे रहा, लेकिन हमारा एक और चैनल है, तो उसमें भी आप जाके मतलब मेरा एक और चैनल है, उसमें मैं सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और हिस्ट्री उसमें कॉम्पिटिशन लेवल की ही मैं पढ़ाता हूँ ज्यादातर। मैं लिंक हमेशा आपको लिंक में मतलब आपका डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो, अब दूसरा टॉपिक हम लेते हैं, क्या है, वन और मैनी पास्ट। वन और मैनी पास्ट, यानी कि अतीत एक या अनेक। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो, अतीत एक या अनेक। देखो, अगर जो अतीत की बात करें तो हर बंदे का, मान लो मैं अगर जो एट प्रेजेंट की बात करें तो गांव वाले के जीवन के बारे में जानना पसंद करोगे तो उसका कुछ और पता लगेगा, शहर वाले का कुछ और पता लगेगा। तो सेम चीज ये ऐसी थी। अगर मौर्य काल की बात करें तो भाई राजाओं की कंडीशन कुछ अलग रही होगी, आम आदमी की अलग रही होगी, और गरीब की अलग रही होगी, ठीक है ना। यानी कि कृषि की अलग रही होगी, कृषक की अलग रही होगी, यानी कि फार्मर की अलग रही होगी, व्यापारी की यानी कि बिजनेसमैन की अलग रही होगी, राजा की अलग रही होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से हर काल में हर हर जगह अपनी अलग अलग स्थिति रही होगी। मान लो अगर हम आज की बात करें भाई, मौर्य काल से हम बात करें तो भाई सीधी सी बात है भाई, चेंज है। 90s की बात कर ले, 15 से मतलब 15 AD की बात कर ले,
1980 से, तो चेंज आएगा भाई, बिल्कुल टेक्नोलॉजी में भी चेंज होगा, हर चीज में चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक पास्ट है या कहीं। तो मैंने जिस तरीके से डिस्क्राइब करा, तो कितने पास्ट है, एक पास्ट नहीं है, बहुत सारे पास्ट है। देयर इज मैनी पास्ट, देयर इज मैनी पास्ट। अगर जो हम एक ही घर की भी बात करें, अगर जो एक घर की ही बात कर ले, तो एक घर में मान लो 5 बंदे हैं ना, तो 5 बंदों के अलग 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 दिक्कतें होंगी, अलग अलग नीड्स होंगी, तो ठीक है ना। अगर जो अतीत की बात करें, तो मौर्य काल में मान लो एक बिजनेसमैन हुआ, एक राजा हुआ, एक आम आदमी हुआ, तो ठीक है ना। व्यापारी की कोई अलग बात होगी, राजा की कुछ अलग होगी, और इसकी कुछ अलग स्थिति रही होगी। तो अतीत यहाँ पे भी बट गया। और फिर अलग बांट लो कि भाई 90s की और 1380 की बात कर लो, तो देखो जरा कितना चेंज होगा, इसमें क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, इसमें क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, ठीक है ना। चलो फिर अलग, हाँ वही बात। अब देखो जो मैंने अभी आपको समझाया वही वाली बात है। अलग अलग समूह में, समूह के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। फॉर एग्जाम्पल, कृषक यानी कि जो आपका फार्मर है का जीवन, राज राजवंश तथा व्यापारी का जीवन यानी कि बिजनेसमैन का जीवन शिल्पकार से बहुत अलग भिन्न होता था। यानी कि देखो भाई, और अतीत की बात करें, अलग अलग समूह यानी कि अलग अलग लोगों के बारे में। अब जैसे कि फार्मर की लाइफ है, फार्मर की लाइफ भाई किंग जैसी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। किंग की लाइफ यानी कि बिजनेसमैन की लाइफ किंग इन इन दोनों जैसे। तो बस वही है कि भाई कोई डिपेंडेंस नहीं है कि भाई इसकी भाई इसके जैसी होगी, इसकी इसके, भाई सब तीनों की अलग अलग रही होगी। तो इसके कहने का मतलब है कि अतीत में, अतीत का अतीत के मायने हर एक समूह के लिए अलग अलग माने गए हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, पहले भी देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीति रिवाज का प्रचलन था। ये भी बिल्कुल सही बात कही है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल ले लें आज भी। हाँ चलो इसकी बात ले लेते हैं। इसके हो गया भाई समूह वाला, मैंने करवा दिया, ठीक है ना। समूह वाला एक ये हो गया। पर दूसरा है रीति रिवाज। रीति रिवाज की बात करें तो आपको पता ही है, अगर जो आप देखते हो भाई, उत्तर प्रदेश में कुछ और रीति रिवाज है, उत्तराखंड में कुछ और रीति रिवाज है। भाई देखो शादी शादी की बात ले लो, चलो ठीक है। हम हिंदुओं की शादी की बात ले लेते हैं। जैसी शादी उत्तर प्रदेश में हो जाती है, वैसी सेम शादी उत्तराखंड में नहीं मिलेगी, वैसी सेम शादी शिमला में नहीं मिलेगी। पहनावे तक में चेंज होता है भाई, पहनावे तक में चेंज होता है, ठीक है ना। यानी कि ड्रेसअप तक में भी चेंज होता है। तो रीति रिवाज ना तो पहले सेम थे ना आज के टाइम पे सेम है। तो वर्तमान में अगर जो सबसे बड़ी बात ले लें, वर्तमान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, शादी का ले लो, है ना। ये सोचो जब आपके ड्रेस सेंस भी चेंज हो जाती है शादी के टाइम पे। यहाँ पे देख लो और साउथ साइड में देख लो, ठीक है ना। जब शादी में इतना ज्यादा वो हो जाता है, यहाँ तक कि खाने में भी चेंज मिलता है वहां के, साउथ के खाने में और हमारे खाने में बहुत चेंज मिलता है शादी में, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। और अगर जो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका अगर जो हम एनसीईआरटी के हिसाब से लें, तो इन्होंने लिया है अंडमान निकोबार द्वीप का। अंडमान निकोबार आइलैंड का, ठीक है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड पे आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आदि मानव है, जो शिकार करते हैं, फल संग्रह करते हैं। देख रहे हो कहाँ तो हमारा डेवलपमेंट हुआ, 4G चला रहे हैं, 5G चला रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, और वहाँ पे अब तक शिक्षा विक्षा के बारे में उन्होंने सिखाई नहीं। आदि मानव की जिंदगी जी रहे हैं, लाइक वे शिकार कर रहे हैं, भोजन संग्रह कर रहे हैं, जल फल संग्रह कर रहे हैं, ठीक है ना। सोचो क्या। और पता है ये एरिया जो अंडमान का ये एरिया है ना, ये गवर्नमेंट द्वारा बैन भी है कि अगर जो आप वहां जाते हो ना, किसी वजह से वहां के आदि मानव ने आपका शिकार कर दिया, तो वो कुछ मतलब कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है। अगर जो वहां आप जाते हो और वहां जाते हो, तो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो उधर का जीवन है, वो उधर जिएंगे, ठीक है ना। चलो फिर इससे मतलब ना तो वहां बिल्डिंग है रहने के लिए, वे नेचुरल सेंटर्स में यानी कि भाई गुफाओं में भी रहते हैं, ठीक है ना। फिर एक एक अन्य भेद, उस समय राजा अपने युद्ध आदि की जानकारी का, हाँ देखो फिर तीसरी बात करते हैं भाई। एक राजा हुआ, ठीक है, राजा हुआ, राजा के पास तो पता नहीं भाई कितनी सारी चीजें होती थी, कितने सारे मंत्री होते थे। तो वो क्या करता था, वो अपना जो युद्ध वगैरह का वर्णन हुआ, अपने जीवन के बारे में, अपने पुत्रों के बारे में, कि अपने धन के बारे में, अपने राज्य के बारे में लिख सकता था। क्यों भाई, उस पर टाइम भी था, उसमें मंत्री भी थे, उस पर हर चीज थी, उस पर इंक, मतलब भाई आज के टाइम पे तो भाई इंक सबको अवेलेबल है, भाई उस समय तो नहीं होती होगी ना, ठीक है ना।
भाई क्योंकि महंगी चीज रही होगी, ठीक है ना, तो भाई लिख सकता था, लेकिन एक आम आदमी एक कृषक नहीं लिख सकता था। क्यों? अगर जो वो ऐसे लिखने बैठे तो उसके खेत कौन जोतेगा भाई? चलो खेत भी जोत ले, लेकिन क्या है ना, ये चीज कहाँ से प्रोवाइड करेगा ये? अरे किसी किसी को तो लिखने की वो ही नहीं पता था। भाई राजा ने तो आदेश दे दिया भाई लिख दो भाई, उसने लिख दिया उठा के, दूसरे मंत्री ने। तो ऐसे होता था। अब कृषक कैसे बोलेगा कि भाई लिख दो जी? कोई नहीं लिखता एक दूसरे का, ठीक है ना। चलो फिर अतीत एक या अनेक, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। मैंने बता दिया कि भाई कैसे फार्मर की लाइफ किंग और बिजनेसमैन जैसे नहीं हो सकते, रीति रिवाज हर जगह चेंज है। अंडमान का हमने इसमें एग्जांपल ले लिया, और फिर एक एग्जांपल ले लिया कि भाई बड़े आदमी जो थे वो अपने अपने बारे में लिखवाते रहते थे, लेकिन एक फार्मर या एक आम आदमी नहीं लिख पाता था। तो अतीत का यहाँ पे हमें पता लगता है कि अतीत का हर समूह में अलग अलग कंडीशन रही है, और हर काल में अलग अलग, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में कुछ और बात रही होगी, थर्ड सेंचुरी में कोई और बात रही होगी, वो डेवलपमेंट सेम जगह नहीं दिखता। आज के टाइम पे ले लो, 2020 चल रहा है, आप 4G चला रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप वहां पे पढ़ रहे हो, लेकिन अंडमान निकोबार पे आज भी जो है आदि मानव की जिंदगी जीते हैं, गुफाओं में रहते हैं, शिकार करते हैं, फल संग्रह करते हैं सब, ठीक है ना। ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। थोड़ी सॉरी फॉर द नाइस गाइस, यहाँ पे मार्केट है तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं व्हाट डू डेट मीन्स, ठीक है ना। फाइंडिंग अबाउट द हिस्ट्री, यानी कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कर लिया। वन और मैनी पास्ट, देर, ये कर लिया कि एक या अनेक अतीत, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है पर थोड़ा सा ब्रॉड है। व्हाट डू डेट मीन्स, व्हाट डू डेट मीन्स, इसी के अंदर ना बहुत सारे हैं, बात ये है तो समझना बहुत आसान है। व्हाट दे, व्हाट डू, सॉरी, व्हाट डू डेट मीन्स, बस यहाँ आप समझो। आपका जो आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, मैं हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करा है, फेसबुक ग्रुप शुरू करा है, तो आप उसमें हमें जाके फॉलो कर सकते हो थ्रू लिंक, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट हम वहाँ पे हर हफ्ते का नहीं, मतलब हर दिन या हर तीसरे दिन आपको जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है, हम अपने उस टॉपिक के आपको नोट प्रोवाइड साथ के साथ करा देते हैं। पहले करा देंगे अगर जो आप बोलोगे तो आज से पहले करा दिया करेंगे, लेकिन अभी बंदे कम है, लेकिन आज से हम पहले करा दिया करेंगे उन नोट्स को प्रोवाइड, ठीक है ना। कि भाई जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक के नोट्स आपको पहले प्रोवाइड करा दें। वैसे पहले प्रोवाइड कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले आप अपनी एनसीईआरटी सही से पढ़ लो, उसके बाद हम प्रोवाइड, हाँ टॉपिक खत्म होने के बाद ही हम प्रोवाइड कराया करेंगे, ठीक है ना। उससे आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, और मेरे क्वेश्चन आंसर करने से पहले अपने क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो तिथियों का मतलब, किसका मतलब, तिथियों का मतलब, ठीक है, तिथियों का मतलब बात कर लेते हैं। व्हाट डू डेट मीन्स की, ठीक है ना। तो देखो, अगर जो हम कहें, सबसे पहली बात कि जो इस समय हम जो फॉलो करते हैं ना, जो कैलेंडर हम इंटरनेशनल लेवल पे जो हम फॉलो करते हैं कैलेंडर, वो होता है हमारा कौन सा, क्रिश्चियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर है, ठीक है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे व्हाट डू द डेट मीन्स, यानी कि तिथियों का मतलब। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि जो इस समय जो इंटरनेशनल लेवल का हम कैलेंडर जो यूज कर रहे हैं, वो है हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर, यानी कि क्रिश्चियन जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आज की जो डेट है उस पर चल रहा है। अगर जो हम अपना लेके चले, हमारे उसमें दो मेन महत्वपूर्ण कैलेंडर है हिंदू धर्म में, एक है सन संवत, एक है विक्रम संवत, ठीक है ना। विक्रम संवत आपका इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करते हो, जो सत संवत है उसके हिसाब से, सत संवत और विक्रम संवत के हिसाब से आपने सुने होगा तिथि, है ना, तो वो हमारी डेट्स होती है। और आपने देखा होगा, देखो क्रिसमस हर बार 25 डेट को ही पड़ता है, 25 दिसंबर को, ठीक है ना। बट हमारी जन्माष्टमी तिथियों के हिसाब से होती है, ठीक है ना। हर 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 ईयर चेंज होती है डेट, ठीक है ना, क्योंकि वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से रखी जाती है, ठीक है ना। ऐसे अगर जो माना जाए कि भाई इनके हिसाब से पूरे दिन में 24 घंटे में 4 पैर, यानी कि आपका सुबह, दोपहर, शाम और रात, लेकिन हमारे वाले में अप्रोक्स मेरे ख्याल से 4 घंटे का एक पैर होता है, यानी 3 घंटे का एक पैर होता है, कुछ ऐसे नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब जो इसमें बोला जाए वर्ष,
अब जब हम बोले कि भाई इतना इस वर्ष, तो ये होगा जन्म के बाद, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। वर्ष का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि जैसे कि भाई 2001, 2002, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। चलो रुक जाओ यार, तो थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा हो गई थी तो उसे कम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर जो वर्ष की बात करें तो यह है जन्म के बाद, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितने भी साल होंगे, ठीक है ना। फिर होता है वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इनकी हम ऐसे डेफिनेशन निकालते हैं, देखो इसे हम एज अ एडी, ठीक है, और इसे एज अ बीसी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे यहाँ देख लो, बीसी और एडी को। बीसी को हम दो तरीके से लिखते हैं, एनसीईआरटी में आपको बीसी बीसी लिखा हुआ मिलेगा और इसमें बीसीई लिखा मिलेगा ऑथेंटिक बुक्स में, ठीक है ना। एडी मिलेगा एनसीईआरटी में और वैसे सीई मिलेगा ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ, ठीक है ना। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमनी, एनो डोमनी, ठीक है ना। एडी का मतलब होता है एनो डोमनी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब हो जाता है, बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के जितने भी साल होंगे, ठीक है ना। एडी का मतलब हो जाता है एनो डोमनी का मतलब जितना भी आपका ईसा मसीह की जितने भी जन्म की जो बाद के साल हुए। अब हम बात करते हैं सी और बीसी, इनका नाम क्यों रखा गया। तो बहुत से विद्वानों ने ये कहा कि हम क्रिश्चियन उसके हिसाब से क्यों माने, कि हम एक साल लेते हैं और हम उसे एज अ कॉमन एरा मान लेते हैं। तो फिर बात हुई बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, ठीक है ना। कॉमन एरा हो जाता है जो एडी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो फिर ये हो गया आपका, ठीक है ना। अगर मैं आपको ईसा मसीह के जन्म की बात बताऊं, तो देखो ऐसे ऐसे बांटा गया कि मान लो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ वो आज हुआ, आज के टाइम पे मान लो, ठीक है ना। इन 2020 ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इन्होंने क्या करा था कि मान लो, चलो छोड़ो, मैं अपने नाम का कैलेंडर बना रहा हूँ, दिव्यांश नाम का या भारद्वाज नाम का मैं एक कैलेंडर बना रहा हूँ, भारद्वाज कैलेंडर, ठीक है ना। वो मैंने आज बनाया, तो मैं ना उसे आज जीरो मान के चलूंगा, मैं उसे आज के टाइम को जीरो मान के चलूंगा, मैं उसे आज के टाइम को जीरो मान के चलता हूँ, ठीक है ना। आज के टाइम को मैं उसे जीरो मान के चलूंगा, तो उससे पहले के साल मैं माइनस में रखूंगा, उससे आगे के साल में प्लस में रखूंगा, ठीक है ना। तो इससे पहले जितने भी होंगे वो ऐसे चलेंगे, -1, -2, -3, इससे 1, 2, 3, ठीक है ना। चलो, तो अगर जो आप देखो, अगर जो मैं आपको कहूँ कि कौन सा साल इसमें बड़ा होगा, इसमें कौन सा साल बड़ा होगा, 2001 बीसी बड़ा होगा या फिर 2002 बीसी बड़ा होगा, बताओ जरा मेरे को। अब देखना, 2001 यहाँ आएगा ना, तो 2002 यहाँ आएगा, तो बड़ा कौन सा होगा इनमें से, 2001 बड़ा होगा, क्योंकि बिफोर क्रिस्ट की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। अगर जो एडी की बात करते हैं तो 2002 बड़ा होगा, ठीक है। चलो, इसी तरीके से हमारे दो कैलेंडर होते हैं, सत संवत और विक्रम संवत। सत संवत और विक्रम संवत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सत संवत और विक्रम संवत जो आपके जो कैलेंडर है ना, वे अप्रोक्स 56 और 78 के करीब हमारे यहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है ना। देखो मैं अभी बता देता हूँ, मैंने कैसे नोट किया था, पता है फॉरगेट कि मैंने नोट कहाँ कर दिया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कल पहले मैं उसके बारे में बता दूंगा कल की क्लास में, और फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। भूल गया मैंने कहाँ लिख दिया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अगले वाले, वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन लेवल के बच्चों को जानने की जरूरत है, तो आपको समझाने के लिए मैंने समझा दी कि भाई मान लो 2020 में भारद्वाज कैलेंडर निकाल रहा हूँ, तो उससे पहले के यानी कि 2019 में अगर -1 में जाएंगे, -1 से शुरू होता है 2001, 2019, और आगे के जो साल होगा जो यानी कि जो 2001 आएगा, मैं उसे एज अ 1 लेके चलूंगा, +1, ठीक है ना। तो ऐसे ही हुआ कि जन्म, मान लो ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इन्होंने क्या करा, ईसा मसीह के जन्म को जीरो मान लिया, और इसके बाद के जितने भी वे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, फिर 2000, 2001, 2020, ठीक है। और इससे पहले के जितने हुए वे माइनस में चले गए, ये नेगेटिव में चले गए, ये प्लस में चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो 2020 यहाँ आएगा ना, तो 2021 यहाँ आएगा, तो इसमें 2021, ठीक है ना। तो और अगर जो आज की बात कर ले, तो 2020 यहाँ होगा, तो 2021 यहाँ होगा, ठीक है ना। तो 2021 यहाँ पे 2020 से पुराना है, लेकिन यहाँ पे 2020 पुराना है 2021 से, ठीक है। चलो, फिर
बात करते हैं अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई लिपि दी गई है ऐसी बहुत कि हम लिपियों को पहचानते कैसे हैं। भाई भाई चलो भाई आज की हिंदी मिल गई, आज की इंग्लिश मिल गई, भाई हमने पहचान लिया क्योंकि हमारी भाषा है। आज से मतलब 100 साल पहले की हम सोच सकते हैं, आज से 5000 साल पहले की कैसे सोचेंगे भाई, उस समय का तो कोई बंदा जिंदा नहीं है। या तो भाई उसके बारे में क्यों भाई, उस समय की लैंग्वेज और आज की लैंग्वेज में तो बहुत अंतर है। भाई उस समय संस्कृत बोली जाती थी, आज के टाइम पे आप बोल दोगे, सही से बोल भी नहीं पाओगे, हिंदी भी नहीं बोल पाओगे सही से, ठीक है ना। तो ये किस मेथड से हम ज्ञात करते हैं लिपि को, तो ये होता है अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें 5000 साल पहले की बात है मिस्र की। वहां का एक कस्बा है रोसेटा। रोसेटा कस्बे में क्या हुआ, रोसेटा कस्बे में एक शिलालेख मिला, यानी कि एक पत्थर पे एक लेख मिला, किसी राजा ने करवाया था। तो उसमें क्या मिलता है आप देख सकते हो, सीधा पेज नंबर 8 पे दो वे बनी हुई है इमेज, आप उन्हें देखना, ठीक है ना, एनसीईआरटी में। तो ये उत्तर में पड़ता है, ये कहाँ पे उत्तर में पड़ता है, कहाँ पे, मिस्र के उत्तर में ये एरिया पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर के जो जो रोसेटा है, रोसेटा जो कस्बा है, इसमें एक शिलालेख मिला है, यानी कि एक पत्थर पे एक लेख मिला है। तो उसमें क्या, उसमें इसे 3 भाषाओं में, 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। वे क्या भाषा है, एक तो है यूनानी, एक तो है यूनानी, सेकंड है मिस्र। ठीक है, ठीक है ना। तो मिस्र लिपि के 2 प्रकार मिले हैं इसमें, मिस्र मिस्र लिपि के 2 प्रकार। ठीक है ना, यानी कि मिस्र लिपि के 2 प्रकार और एक यूनानी भाषा में। अब जो बात करें कि भाई एक किसी इंडियन ने बनवा दिया और कहीं पे बनवा दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर साइड बनवा दिया, तो एक तो वो बनवाएगा उर्दू में, एक बनवा देगा वो हिंदी में, और एक बनवा देगा देसी हिंदी में। तो क्या होगा कि इंडिया की 2 लैंग्वेज और यूनानी। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहां पे यूनानी भाषा तो पढ़ी जा चुकी है, क्योंकि भाई यूनानी, भाई अगर जो भाई हम कहें भाई 1000 साल पहले का, भाई हमें तमिल तमिल उसका वो मिला और तमिल के साथ कोई और भी भाषा मिली, ठीक है ना, तो भाई तमिल वाला हिसाब लगा लेगा कि भाई ये चीज इसने लिखी है। तो उसी हिसाब से क्या हुआ कि भाई मान लो ऐसे ऐसे साइन बना हुआ था, तो यूनानी भाषा, और मान लो ये साइन बना हुआ है मिस्र की भाषा में और नीचे लिखा गया है यूनानी भाषा में, तो उसने वर्ड पहचाना, और इसे, और इस वर्ड को जैसे ही पहचाना गया ना, तो इससे कई सारे उसके भेद खुलते चले गए। जितने भी आगे शिलालेख मिले मिस्र के, तो उनसे इस सारे के भेद खुलते चले गए। तो इसका मतलब होता है अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया। अब व्हाट डू द डेट मीन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर जो आपको एडी और बीसी के बारे में अच्छे से जानना है, तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मेरे चैनल का, उसी वीडियो का, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में मैंने आपको विक्रम संवत वगैरह के बारे में वहां पे बता दिया। तो अगर जो बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो मैंने बता दिया कि अगर जो मान लो हफ्ते में मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कराए हैं, तो कल वाली क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, अगले वाले में कराऊंगा, यानी कि अगला जो संडे आएगा उसमें, यानी कि जो 14 के बाद वाला जो संडे होगा उसमें मैं अगर जितने भी चैप्टर हिस्ट्री 6 क्लास के हो सकते होंगे, उस दिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ मेन वर्ड्स करेंगे, ठीक है। आज के लिए यही, अच्छा लगे तो भाई विजिट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और यही नहीं हो सकता कि क्या पता मैं ही अच्छा ना पढ़ा दूं, हमारे और टीचर जो और 3 टीचर है वे अच्छा पढ़ा रहे होंगे, पक्का पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि सब अच्छे ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं भाई, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है, और आप देख सकते हैं। वैसे जो प्रॉब्लम हमें आती है हम वो यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एज ए स्टूडेंट जो प्रॉब्लम हमें आई वो हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।